साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूँ अपनी कहानियों की दुकान। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। कहानी का शीर्षक है 10वीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। पिछले अध्याय में आपने सुना बबलू शुक्ला अपनी परेशानियों का पिटारा उठाकर पिंकी जी के पास पहुंचते हैं। अब सुनते हैं आगे। अध्याय 12 स्यांख्यिकी। अपने वक्त के काफी सधे हुए दूरदर्शी उपदेशक एवं दार्शनिक श्री रामधीर सिंह जी ने कहा था, जब तक इस देश में सिनेमा है लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। जिनको याद आ गया वो मुस्कुरा रहे हैं, जिनको नहीं याद आया वो या तो फिल्म नहीं देखते या देखते भी हैं तो उनकी पसंद निंदनीय है। कहानी पारिवारिक रहे इसलिए हमने इस लाइन को हल्का सा सेंसर किया है। खैर, किसी महान पुरुष ने कहा था कि सेंसर सिर्फ शब्द बदल सकता है, सोच नहीं। वास्तविकता से दूर रह गए प्राणियों के लिए बता दें कि जिला न्यायालय बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। भरी हुई अदालत, मौखिक दलीलें, सवाल पर होते सवाल और जवाबों की झड़ी, बिल्कुल भी नहीं। सामान्य से थोड़ी ऊंची टेबल पर जज साहब, उनके बगल में बैठा कोई दुबला पतला टाइपिस्ट, ठीक सामने रखी 3-4 कुर्सियां और सिर पर डोलता 1973 का पंखा। बाकी पता नहीं, पर जहां हमारी गवाही थी वो अदालत तो ऐसा ही था। ना कोई कटघरा था, ना कोई गीता, ना पुलिस वालों का हुजूम था और ना आखिरी में ताली बजाने के लिए बैठा जनसेला। वकील साहब थे, कागजी दलीलें थी, टेबल पर फैली फाइलें थी और सरकारी वकील साहब के ठीक बगल में थे हम। ठीक 10 सेकंड पहले हमारे नाम की आवाज आई थी बाहर, भास्कर शुक्ला। बस फिर घुस आए हम अंदर। क्या प्रेम को परिभाषित करना मुमकिन है या बेकार ही है सब कोशिशें? अगर कोई कर रहा है तो अबे हटो ना, हम झुंझलाए, मुंह में घुस जाओगे क्या? पार्किंग से गाड़ी निकालते वक्त हमने कहा। किसको? महत्वपूर्ण नहीं है। क्या चलते चलते रुक जाना, बैठे बैठे खो जाना, कहते कहते चुप हो जाना प्रेम का सही आंकलन है या भारतीय सिनेमा द्वारा दर्शकों के दिमाग में भर दिया गया सिर्फ एक भ्रम? बीते दिनों में हमारे ख्यालों में पिंकी जी का आना जाना थोड़ा ज्यादा हो गया था। बेधड़क बस बिना किसी नोटिस के आ जाती थी। हालात यहां तक आ गए थे कि हम अपने हर काम को उनसे जोड़कर देखने लगे थे कि ये कर दे तो वो क्या कहेगी, ना करे तो क्या कहेगी। वो हो या ना हो, पर हमने उनका होना मान रखा था। यहां तक कि अब भी जब हम अदालत की सुनवाई छोड़कर एक अलग ही धुन में डुगडुगी उठाए भागे जा रहे थे, पिंकी जी की ख्याली स्वीकृति हमारे दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुकी थी। देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, पर अंग्रेजी से नहीं। अप्रूवल, हिंदी के गवारों, स्वीकृति मतलब अप्रूवल। क्या होगा इस देश का? कसम से कभी कभी तो चिंता हो जाती है। खैर, इस पूरी स्थिति में समस्या बस इतनी सी थी कि हमको हमारा ये हाल अच्छा लगने लगा था। हम अदालत में बुला तो लिए गए थे, पर वकील साहब को देखकर लग रहा था कि अभी टाइम था। जब हम अंदर आए, वो टेबल पर बिखरे फाइलों के बीच कुछ ढूंढ रहे थे। सामने जज साहब भी विराजमान थे। उनको देखते ही उनके सम्मान में हमने सिर हिलाया। वकील साहब की लापरवाही पर थोड़े अधीर तो वो भी होंगे, पर चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वो जज ही क्या, जिसे कोई जज कर ले। बेवजह ही खड़े रखा था हमको 11 मिनट तक। हमारे समय की कोई कीमत है कि नहीं? पर हमने शिकायत के नाम की चू भी ना करी। जवाब पता है ना हमको। इसलिए जब तक वकील साहब किसी फाइल में से कोई पेपर निकालकर किसी पेन से कुछ लिखने जितना तैयार ना हो गए, तब तक हम नजरों से आसपास को ही टटोलते रहे। वैसे तो सफेद दीवार, एक बड़ी सी घड़ी
और गांधी जी के मुस्कुराते हुए फोटो फ्रेम के अलावा और कुछ खास नजर नहीं आया, पर मन लगा रहा। हमको लगा था कि कोई 1 2 3 गो बोलेगा, पर यहां तो बस यूं ही सवाल जवाब शुरू हो गए। कमबख्त नर बसाने का तो समय ही नहीं मिला। वो गीता पर हाथ रखकर कसम खाने का कितना मन था हमारा। आधी रात तो इसी खुशी ने सोने नहीं दिया था। कैसे जानते हैं आप चमन पटेल जी को? सरकारी वकील ने अचानक पूछा। जी अफसर हैं विभाग के। हमने सलीके से माहौल में ढलते हुए कहा। पारंपरिक तौर से हमको यहां पर नर बसाना था, पर जानकार लोगों को पता है कि हम परंपरा को खुद से ऊपर नहीं रखते। अब जहां हमारा काम पड़ता है वहां के अफसर को तो जानेंगे ही ना। उनके द्वारा स्वीकृत कई काम किए हैं हमने। बहुत अच्छे इंसान हैं। जिस तरह से दोनों वकील और जज साहब हमको देख रहे थे, हमको लगा कि हम माहौल में कुछ ज्यादा ही ढल गए। जाहिर है जरूरत से ज्यादा बोल गए। अब कोई मीटर तो है नहीं कि नाप लेते। माना पटेल बाबू इतने भी अच्छे नहीं हैं, पर हम पीठ पीछे किसी की बुराई थोड़ी करेंगे। हमारा तो नियम है, किसी के पीठ पीछे उसकी उतनी ही बुराई करो जितना उसके मुंह पर बोल सको, वरना क्या फर्क रह जाएगा हम में और गांव की महिला मंडल की सदस्यों में। आप कब से जानते हैं उनको? अगला सवाल हाजिर था। जी तकरीबन 5 साल पहले पहली बार मिले थे। बड़े ही आत्मविश्वास भरी आवाज में हमने कहा। इतने की जरूरत तो नहीं थी, पर ठीक है। और आपके कितने प्रोजेक्ट चमन पटेल जी के कार्यालय से स्वीकृत हुए हैं? याद तो था, बिल्कुल कंठस्थ, पर पता नहीं क्यों हमने 45 डिग्री ऊपर की ओर देखते हुए कुछ गिनने जैसा स्वांग रचा। जी यही कोई 7-8। गांधी जी का वो मुस्कुराता हुआ फोटो फ्रेम याद है? अब लग रहा था कि जैसे गांधी जी साक्षात हमारे सामने हमको ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं। 7 या 8। आवाज थोड़ी कड़ी करते हुए वकील साहब ने पूछा। उद्देश्य शायद ये रहा होगा कि हमको बताया जाए कि ये एक अदालत है, गवाही को हल्के में लेना सही नहीं है। अब उनको कौन बताए कि सही गलत जैसा कुछ होता ही नहीं। आज जो गलत है वो कल सही हो सकता है, कल जो सही था आज गलत हो सकता है। सब नजरिए का खेल है। 11। अचानक अम्मा पुराण से उभरते हुए हमने कहा। ये जो 7 और 8 के बीच अचानक 11 आ गया था, उससे माहौल में थोड़ा परिवर्तन आ गया। सभी ने अचानक एक दूसरे को देखा। पास बैठे टाइपिस्ट को छोड़कर वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर अलग ही भाव आ गए। इन सब से बेखबर वो बेचारा अब भी लगा रहा खटर खटर करने में। खैर, चमन पटेल पर रिश्वत लेकर टेंडर अप्रूव करने का इल्जाम है। जज साहब थोड़े झुंझलाए हुए से बोले। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जितना फोकस जज साहब ने इस पर किया था, वकील साहब की सारी बकैती गई तेल लेने और गवाही आ गई सीधे मुद्दे पर। हमको नहीं लगता अब ये मायने भी रखता है कि कब हम पिंकी जी को अपना मान बैठे। कब हमने ये फैसला लिया था कि बात अगर पूरे जीवन के बंधन की है तो बात उनकी ही है। बेशक इस बात का फर्क उनको नहीं पड़ता, या शायद किसी और को भी, पर हमको पड़ता है। और वो इसलिए कि हम जानना चाहते हैं वो खास पल जब हमने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला लिया था। शायद ये बात उस दिन की है जब मंदिर में उनके पूछने पर अपना दिल खोलकर रख दिया था हमने, या शायद तब जब उन्होंने हमको रोका था किसी बच्चे से उसका हीरो छीन लेने से। या हो सकता है ये फैसला तब लिया गया हो जब हमने उनको पहली बार देखा था। ठंड की सुबह, गुनगुनी सी धूप और हरी साड़ी में वो। उनके माथे पर छोटी सी बिंदी थी और कपड़े का वजन न संभाल पाने की शिकन। उनसे कैसे नजर हटाई थी ये तो मत ही पूछो। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं कि और तो सब भूल जाएंगे, पर उनकी उस छवि का क्या जो दिल से उतर ही नहीं रही। और भी कई किस्से हैं उनके
जो पूरा लिख कर उठे तो मलाल रह जाएगा कि 2-4 फिर भी रह गए। रहा सवाल उस फैसले का, तो शायद ये किसी एक पल की बात नहीं, उनको सब कुछ मानने का फैसला हमने हर पल किया है, जब जब वो साथ थी और तब भी जब नहीं। हम निरंतर उनको चुन रहे हैं, तब से जब हम मिले थे अब तक, जब हमारा मिलना हमारे ख्वाबों में होता है। अम्मा कसम कहीं से चिपकाया नहीं है, खुद का ही है। ये तो बस हमारी भावनाएं हैं जो फूट फूट कर बाहर आ रही है। ऐसे शहर की भीड़ को चीरते हुए हम चले ही जा रहे थे। हाल ये था कि कहीं कोई रोक कर पूछ लेता कि कहां, तो शायद हम कुछ भी न कह पाते। जो दिल के हाथों मजबूर हैं, उसे क्या खबर वो कहां जा रहा है। अदालत में जो कुछ भी हुआ, ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं हुआ। हाँ, न्याय की बात करें तो सब ठीक था, पर थोड़ा पर्सनल जाए तो हमने खुद के पैर पर हथौड़ा मार लिया था। हाँ, कुल्हाड़ी कह लो, एक ही बात है। बिल्कुल लेते हैं सर, चमन बाबू का तो खुलेआम चलता है। हमने कहा। जज साहब का ध्यान अचानक ऐसे आकर्षित हुआ जैसे स्कूल में पीटी वाले मास्टर को किसी बच्चे की जेब में मोबाइल दिख गया हो। थोड़ा स्पष्ट तरीके से कहो, जज साहब बोले। हमारा पहला टेंडर था, हम इत्मीनान से बोले। शहर से बियारी वाली सड़क का। लगा नहीं था कभी मिलेगा, पर लक्ष्मी जी की कृपा रही और चमन बाबू का आशीर्वाद। हमको हमारा पहला ही टेंडर अलॉट हो गया। 9% की डील थी वो, हाँ, और छोटे चमन को फिल्म में अलग एंट्री दिलवाई थी। चमन बाबू बोला था कि पहला टेंडर है ना, तो प्रोसेसिंग में ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद से 7% में चल रहा है। क्या आपको पता था कि जो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं वो रिश्वत के ही हैं? वकील साहब ने सटीक हमसे पूछा। एक होता है उत्साहित होना और दूसरा होता है भावुक होना। सही मात्रा में दोनों के मिश्रण से व्याकुल बनता है। हम वकील साहब के चेहरे पर छाए उतावलेपन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कुछ आ गया कहने लायक तो बस कह दिए। आ रहा है, हम वकील साहब को देखकर बोले। इसका जवाब भी आ रहा है। थोड़ा धीरज रखिए, अब आए हैं तो सब बता कर जाएंगे। जज साहब जाने का है हल्के से मुस्कुराने लगे। बोलो बोलो, तुम आगे बोलो, उन्होंने हमसे कहा। चमन बाबू का सब कुछ तो फुल टू टेबल के नीचे से चलता है, ऊपर तो बस बातें होती हैं, कामकाज सब नीचे। आपके टेंडर में वजन नहीं है तो ना सही, जेब में वजन होना चाहिए। बाकी चमन बाबू देख लेते हैं, पर इसमें गलती चमन बाबू की नहीं है, हमारी ही है। और हम जैसे औरों की, जो बार बार अफसरों की बात मानकर उनको और बढ़ावा देते रहते हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि अगर हम नहीं करते तो कोई और करता, पर किसी और की स्थिति में वो कोई और हम ही तो हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर रह रहकर आने वाला शायराना ख्याल क्षणिक हो। इनकार तो हम कर ही नहीं रहे। हम मानते हैं कि हमारा दिमाग फिर गया होगा। एक अलग ही उतावलापन था हम में उस रोज, बेसुध बिन ख्याल का, किसी के अनसुने सवाल का। एक हिस्सा थे हम, सड़क की भीड़ में, कभी चिल्लाकर तो कभी हॉर्न बजाकर। जद्दोजहद में चलते हुए भी हम एक फैसला ले रहे थे, अनजाने में ही सही, किसी के पल में ठहरे कोई हिस्सा थे हम। हमने नहीं देखा कि रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, बेलफ्ज बेनिशा किसी की खामोशी का, कुछ अनकहे जवाबों की मदहोशी का। एक हिस्सा थे हम, और देखते ही देखते हमारी सवारी आकर रुकी पिंकी जी के स्कूल के ठीक सामने। लिखकर भी पूरा
कुछ अधूरा सा। एक किस्सा थे हम। भगवान जाने ये किसी की आदत हो जाने का दुष्परिणाम था, या बचपन में सिर पर लगी किसी चोट का बहुत देर से होने वाला असर। हम तो बस इतना कहेंगे कि अगर उस वक्त पंडित महाराज हमारा नामकरण कर रहे होते तो हमारा नाम बबलू प्रेम शुक्ला रख देते और उनको कोई पश्चाताप भी नहीं होता। हमने फैसला ले लिया था, उतावलापन कह लो या कुछ और, पर हमसे तो शाम का भी इंतजार नहीं हुआ। स्कूल खत्म होने तक तो रुकते। क्या कहोगे जाकर उनके सामने कि हमसे शादी कर लो? अरे जिसने तुमसे तब ब्याह नहीं किया तो अब क्या करेगी? तब बात और थी, अनजान थे बिल्कुल। अब तो फैन है हमारी। जल्दबाजी में कहीं बात बिगड़ ना जाए। अगर अब नहीं तो कब? एक बार अम्मा से तो पूछ लेते, उसे बहू मानेगी जिसने हमको पहले ठुकराया हो? और गांव वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही ना कि एक दावत फिक्स हो गई। अब इतना सोच लिया तो कर गुजरो, जो होगा देख लेंगे। एक ख्याल खत्म नहीं होता कि दूसरा पैदा हो जाता, सब एक से बढ़कर एक। मन को कोई इच्छाओं के चरम पर ले जाता तो कोई संभावनाओं की गर्दिश पर अब जो हमने मन बना लिया था, किसी बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अलग अलग ख्याल आकर जाते रहे, पर दिल उनमें से सिर्फ एक पर अटका रहा। बोल दो। कार्यवाही बिल्कुल सही चल रही थी, जवाब भी हम सब सच सच दिए जा रहे थे। यूं कह लो कि जितना जानते थे, चमन बाबू का सब कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था हमने। पर इस बीच हमारा मन बार बार पिंकी जी के ख्यालों को छूकर वापस आ रहा था। इस केस में जो होना था वो तो लगभग तय हो गया था। बातें अब नए केस की आने लगी थी, हमारे खिलाफ। किसी ने स्पष्ट तो नहीं कहा, पर जिस हिसाब से जज साहब और वकील साहब के हाव भाव बदले थे, ये कहना गलत होगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब तो सवाल ये था कि हम पर सिर्फ फाइन लगेगी या जेल यात्रा पर भी जाना होगा। बस एक यही ख्याल आया और हम उठ बैठे। अब पिंकी जी को बताना जरूरी हो गया था कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला था। सारी संभावनाएं और सारा सच, और साथ ही साथ वो सब कुछ जो हमारा दिल चाहता था। वो ख्वाहिश उनसे ब्याह करने की। स्कूल का समय बस खत्म होने ही वाला था। मेन गेट पर गाड़ी लगाकर हमने हाथ की घड़ी को देखा। लगभग आधा घंटा बाकी था अभी, पर आज कोई सब्र नहीं था जो हमको रोक लेता। भगे आए हम स्कूल के अंदर बैठे पियून ने हमको रोकने की कोशिश जरूर की, पर उसकी कोशिश भी महज एक औपचारिकता ही थी। स्टाफ रूम ढूंढने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। पहला राइट और दूसरा लेफ्ट। हम दरवाजे के ठीक सामने जाकर रुके। यूं तो बहुत ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी, पर जितने भी थे, पिंकी जी समेत सारे शिक्षण गण हमको देखकर सकपका जरूर गए। माहौल यूं बना मानो प्रिंसिपल साहब वहां साक्षात पहुंच गए। शिक्षकों का भी अलग ही गणित होता है, और अदाकारी तो ऐसी कि बच्चन साहब भी फेल। कभी देखना उनको, उनकी चलती क्लास में जब प्रिंसिपल आ जाए। पिंकी जी पता नहीं किस हड़बड़ी में हमारे पास आ गई। कुछ इशारा भी किया आंखों से, हल्का सा गुस्सा, हल्का सा आश्चर्य, और पीछे पीछे चले आने का आदेश। इतना तो वो था जो उनकी आंखों में सब देख पा रहे थे। हमको तो वो भी नजर आया जो हकीकत के परे ही था। कुछ बिना कुछ बोले वो आगे निकल आई और हम हो लिए पीछे पीछे। पहला लेफ्ट और दूसरा राइट। बालकनी से होते हुए हम गेट के बाहर आ गए। काफिला वहां रुका जहां से छोटे बच्चों के खेलने की जगह की शुरुआत होती है। झूले इतने थे कि मानो पूरा का पूरा मीना बाजार लगा हुआ हो। आसपास निर्धारित तौर पर विकसित किया हुआ गार्डन, सिर पर अलग अलग तरह के पेड़ों की छांव,
और दीवारों पर जानवरों की मोहक तस्वीरें। कहां हम बचपन में हैंडपंप के हैंडल पर ही झूल लिया करते थे। हम पीछे पीछे आ तो गए थे, पर यह नहीं पता था कि अब आगे क्या कहना है। मुमकिन है कि मैडम नाराज हों। यूं स्टाफ रूम में बेधड़क चले जाना शायद नियम संगत ना हो। और उन्होंने दरवाजे पर जिन नजरों से इशारा किया था, हमको डर था कि कहीं हमारी ही क्लास ना लग जाए, क्योंकि मैडम का सब्जेक्ट अंग्रेजी था। दृश्य के भयावह होने की संभावना काफी हद तक बढ़ गई थी। पर ये क्या? शुक्ला जी, बच्चों सी उछलती हुई पिंकी जी हमारे गले लग गई। हम ये तो नहीं जानते कि उस समय हमको क्या करना चाहिए था। बस इतना समझते हैं कि जो हमने किया वो नाकाफी था। हम बेख्याली में बस खड़े रह गए। उस समय एहसास हुआ कि हमसे अच्छा रिएक्शन तो एक्सपायर हो गई दवाइयां दे देती है। जहां तक बात है माहौल को समझने की कि साला चल क्या रहा है, मानो सच में हमारी क्लास चल रही थी, वो भी गणित की। अभी तो हमने अपने मन की बात बताई ही नहीं थी, फिर इतनी खुशी किस बात की? हमारे मन में आया जरूर, पर हम चुप थे। भगवान हमारी सुन रहे हैं या पिंकी जी ने हमारा चेहरा पढ़ लिया? शुक्ला जी, उन्होंने बहुत ही खुशी में कहा, पिछले 2 घंटे से हम तुमसे मिलने को छटपटा रहे हैं। यकीन मानो हमने आज आखिरी क्लास भी छोड़ दी, और ऐसे में तुम अचानक स्टाफ रूम के बाहर। एक पल को तो लगा जैसे हमारा सीधा कनेक्शन भगवान से हो गया है। पर हुआ क्या? हमने पूछा। वो जर्नलिज्म के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था ना हमने। हमको कुछ खास याद तो नहीं आया, पर हमने हां में सिर हिला लिया। आज फोन आया था उनका, हमारा सिलेक्शन हो गया। हम दिल्ली जा रहे हैं अगले हफ्ते।